प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या लक्षण। व्याकरण में लिंग का प्रयोग स्त्री या पुरुष जाति की पहचान के लिए किया जाता है। यानी लिंग का प्रयोग किसके लिए? स्त्री और पुरुष जाति की अलग अलग पहचान के लिए किया जाता है। जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, जो उदाहरण दिए हुए हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है। यानी जो शब्द पिताजी है और माँ, ये शब्द अलग अलग जाति का बोध करा रहे हैं। यानी माँ स्त्रीलिंग में आई और पिता पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो लिंग का प्रयोग हम स्त्री और पुरुष की पहचान के लिए करते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की दूध पी रही है। यानी यहाँ पर लड़का पुरुष जाति का बोध करा रहा है और लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है। आगे देखते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण दिया है, हाथी नहा रहा है, गाय घास खा रही है। यहाँ पर गाय जो है किसका बोध करा रही है? स्त्री जाति का, और हाथी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो वही लिंग की परिभाषा होगी कि शब्द के जिस रूप से, किस रूप से पता चल रहा है आपको? हाथी से, गाय से, लड़का से, लड़की से। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि बात पुरुष की हो रही है इस वाक्य में या स्त्री की। ये जो शब्द है इनसे हमें पता चल रहा है। शब्द के जिस रूप से, यानी हाथी या गाय, है ना, इनसे पता चला कि ये स्त्री के बारे में कहा जा रहा है या पुरुष जाति के बारे में। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उस शब्द को लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पुल्लिंग, पुरुष, शेर, मोर। यहाँ पर 3 आप चित्र देख रहे हैं, उनमें अलग अलग समूह दिया है, पुरुष, शेर और मोर। ये सब चीजें किसका बोध करा रही हैं आपको? पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध करा रही है। ये शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, स्त्री, शेरनी और मोरनी। जो 3 उदाहरण इसमें दिए गए हैं ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में नर या मादा होने जैसी कोई बात नहीं होती, केवल मानते चले आने के कारण उसे स्त्रीलिंग और या पुल्लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी प्राचीन काल से हम ये समझते चले आए हैं, ये हम पढ़ते चले आए हैं, यही मानते चले आए हैं, वो आगे तक चले। जो निर्जीव वस्तु होती है, निर्जीव जिसमें जान नहीं होती, जो सांसें नहीं लेती, निर्जीव वस्तुओं में नर और मादा नहीं होते। उन्हें जैसे पुराने समय से बोलते चले आ रहे, कुर्सी स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं हम, पलंग हम पुल्लिंग के अंदर रखते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार पुरानी मान्यता जो चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। वैसे निर्जीव वस्तुओं में जो है लिंग नहीं होता, लेकिन मानते आ रहे हैं तो उसको सभी लोग उसी को
फॉलो कर रहे हैं, यानी उसी पर चल रहे हैं। नर कहा जाता है पुरुष को और मादा कहा जाता है स्त्री को। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं में ये दोनों चीजें नहीं होती, नर और मादा में उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुर्सी जैसे उदाहरण दिया था कि कुर्सी को हम प्राचीन समय से ये बोलते चले आ रहे कि ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में है, तो उसको हम उसी में मानते हैं। आगे देखते हैं लिंग पहचानने के नियम। प्राणियों में तो नर या मादा के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान हो जाती है। सीधा सीधा बात, मतलब जो प्राणी हैं, जिनमें जीवों में जान, मतलब जिस भी प्राणी है उनको तो हम पहचान लेते हैं कि नर है या मादा है, परंतु वस्तुओं के मामले में परंपरा या मान्यता का सहारा लेना पड़ता है। उनको तो पता है, जैसे मोर है, शेरनी है, शेर है, इनको तो हम जानते हैं कि ये शेर हुआ तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है शब्द या पुल्लिंग में, और मोरनी है तो ये फिर स्त्रीलिंग में है, या शेरनी है तो ये स्त्रीलिंग में। ये तो हम जानते हैं कि मोरनी मादा में आएगी और शेर नर में आएगा, पुरुष में। ठीक है, लेकिन जिनको हम मानते चले आ रहे हैं, परंतु वस्तुओं के मामले में जो परंपरा से मान्यता चली आ रही है, हम उसी का सहारा लेते हैं। वाक्य निर्माण करते समय विशेषण और क्रिया के आधार पर लिंग पहचानना आसान हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो हो गया कि शब्दों में आप लिंग कैसे पहचाने, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रिया और विशेषण से हम वाक्य निर्माण जब वाक्य निर्माण करते हैं तो क्रिया और विशेषण जो लगाते हैं उससे हम लिंग को पहचानते हैं। जैसे उदाहरण, क्रिया के आधार पर हम लिंग को कैसे पहचानते हैं, जैसे बस चल रही है, तो ये बस क्या है, स्त्रीलिंग में आई। ट्रक चल रहा है, तो ट्रक क्या हुआ, पुल्लिंग में आया, क्योंकि इससे चल रहा है यानी किसी पुरुष की बात, मतलब पुल्लिंग की बात हो रही है। बरसात हो रही है, जैसे राधा नाच रही है तो राधा स्त्रीलिंग हुई ना, नाच रही है। बरसात हो रही है तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। पानी बरस रहा आपको किस चीज का बोध करा रहा है, पुल्लिंग का। नदी बह रही है, स्त्रीलिंग। और धरती घूम रही है, ये भी आपका स्त्रीलिंग का बोध कर। यहाँ क्रिया ने स्पष्ट कर दिया है कि बस, बरसात, नदी और धरती स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि ट्रक और पानी पुल्लिंग शब्द हैं। अब विशेषण के माध्यम से आप कैसे पहचानते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो जैसे आवाज सुरीली है, जो विशेषण उसको जो विशेषता बताता है ना बेटा, तो आवाज सुरीली है तो सुरीली आवाज क्या हुई आपकी, सुरीली शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग। ठीक, गला सुरीला है, सुरीला क्या हुआ आपका, पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना, गला क्या हुआ, पुल्लिंग में आया। जैसे घर बड़ा है, मस्जिद बड़ी है, तो इसमें बड़ा और बड़ी में अंतर आ गया। बड़ी हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहा है और बड़ा आपका पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। सुरीली और बड़ी विशेषण शब्दों में आवाज और मस्जिद दोनों स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहे हैं, और सुरीला और बड़ा गला और घर के पुल्लिंग होने का बोध करा रहे हैं। आगे हम और समझते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। हिंदी के महीने चैत, बैसाख, जेठ आदि और दिनों में रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ग्रहों के नाम जैसे राहु, केतु, मंगल, सूर्य इत्यादि पुल्लिंग में आते हैं। केवल पृथ्वी अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग, यानी पृथ्वी पर अपवाद है, यानी उसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जो है पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में आती है और कुछ का पुल्लिंग मानते हैं। कुछ पेड़ों के नाम में अधिकांशतः पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम में मतलब अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, जामुन, कटहल, नीम, पीपल, बरगद आदि। लेकिन इमली खट्टी हो या मीठी,
वह स्त्रीलिंग में आती है। धातुओं में चांदी को छोड़कर तांबा, पीतल, सोना, लोहा, एल्यूमीनियम आदि सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम मणि को छोड़कर हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा सभी पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत आदि किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। सागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर जो भी हैं वो किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। श्रीलंका को छोड़कर शेष सभी देश, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, ये सब किस में आते हैं? इंग्लैंड, जापान, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे कान, मुंह, हाथ, पैर, सिर, पेट इत्यादि पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक शब्दों में सेना, टुकड़ी, टोली, कमेटी, सभा, कक्षा इत्यादि को छोड़कर सभी शेष अधिकतर पुल्लिंग में आते हैं, जैसे गुलदस्ता, दल, समूह, झुंड, संघ, मंडल इत्यादि। निर्जीव पदार्थों में अक्रांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पंख, शंख, डंक, रंक, फूल, फल इत्यादि। गीदड़, कछुआ, खटमल, कौवा, चीता, बिच्छू, तोता इत्यादि शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। स्त्री में परिवर्तित करने से पहले मादा जोड़ा जाता है, जैसे गीदड़ पुल्लिंग, नर पुल्लिंग शब्द और मादा गीदड़ आपका स्त्रीलिंग शब्द, यानी मादा माने स्त्री के का संबोधन हो, मतलब स्त्री के लिए लिखा जाता है। ऐसे ही कौआ लिखा है तो वो पुल्लिंग हो गया, लेकिन अगर मादा कौआ लिखा है तो ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया। उसी प्रकार चीता, मादा चीता, बिच्छू पुल्लिंग, मादा बिच्छू स्त्रीलिंग। ठीक, आगे देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान के नियम। कुछ संज्ञा शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मछली, चील, कोयल, तितली, गिलहरी। ना तो आपकी मुलाकात किसी मछला से हुई होगी और ना ही किसी गिलहरा से। ये बात पक्की है कि आपने ये दोनों शब्द नहीं सुने होंगे, लेकिन ऐसे में लिंग बदलते समय नर शब्द जोड़ा जाता है। जैसे ऊपर गीदड़ शब्द था, गीदड़ पुल्लिंग हुआ, लेकिन जब उसका स्त्रीलिंग हमको बनाना है तो हमने लिखा मादा गीदड़। उसी प्रकार मछली का हम क्या लिखेंगे? नर मछली रहेगा मछली, लेकिन उसके साथ मेल के साथ हम लिख देंगे नर मछली। मछली माने मछली स्त्रीलिंग शब्द है तो वो मछली के लिए, मछली मादा मछली के लिए, और पुरुष अगर हमें उसका पुल्लिंग बनाना है तो हम नर मछली लिखेंगे। ऐसे ही कोयल, नर कोयल। गिलहरी का हमें पुरुषवाचक बनाना है, पुल्लिंग बनाना है तो हम लिखेंगे नर गिलहरी। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग के रूप में स्वीकृत हैं, जैसे एड़ी, उंगली, कमर, आंख, हथेली, कोहनी, पलक और गर्दन। भाषाओं, बोली और लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरयू, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र में अपवाद है, ठीक है, तो वो मेल में ही आता है, नाम से होता है। सतलुज, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। हिंदी, हिंदू तिथियों में प्राय सभी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे द्वितीया, चतुर्थी, दूज, तीज, पूर्णिमा आदि। जो चीजें सजीव नहीं हैं उनके नाम के अंत में ई या बड़ी ई की मात्रा आए, वे अधिकतर स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नदी, चाबी, घुंडी इत्यादि। लेकिन इनमें कुछ अपवाद अवश्य मिल जाएंगे, यानी जो शब्द हम बोले हैं अभी, नदी, चाबी, घुंडी, इनमें अपवाद भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी शब्द पे आपको अपवाद
मिल सकता है। जैसे पृथ्वी पर था, ब्रह्मपुत्र पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो इस तरीके के आपको चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन ये पक्का है, जैसे नदी है, ये आपका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगी। नदी, चाबी, घंटी इत्यादि। जो आज हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखेंगे। जैसे अ से आ करके, जैसे छात्र स्त्रीलिंग होगा छात्रा, अग्रज अग्रजा, प्रिय प्रिया। यानी इन सभी शब्दों में जब स्त्रीलिंग बनेगा तो उसमें आ की ध्वनि आएगी। जैसे प्रिय प्रिया, भवदय भवदिया, आचार्य आचार्या, वृद्ध वृद्धा, सुत सुता, अज अजा, मूर्ख मूर्खा, शिष्य शिष्या, बाल बाला, अनुज अनुजा। आगे देखते हैं अ से ई करके, यानी इसके अंतिम स्वर में, अंतिम उच्चारण में, यानी अंतिम वर्ण में ई की ध्वनि आएगी। जैसे देव देवी, ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मणी, कबूतर कबूतरी, पुत्र पुत्री, गोप गोपी, हिरण हिरणी। गोप भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले जो ग्वाले थे उन्हें गोप बोला गया है, और जो लड़कियां थी उन्हें गोपी बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आ का ई करके, जैसे लड़का लड़की, यानी ई की ध्वनि यहाँ पर बड़ी ई की ध्वनि आएगी। बकरा बकरी, चाचा चाची, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी, रस्सा रस्सी, मौसा मौसी, नाना नानी, गधा गधी, भतीजा भतीजी, दादा दादी, सखा सखी। आगे देखते हैं। आ का ईया करके, जैसे कुत्ता कुतिया, गुड्डा गुड़िया, बेटा बेटिया। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। चूहा चुईया, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, लोटा लोटिया, चिड़ा चिड़िया। आगे देखते हैं। व्यवसाय सूचक शब्दों के अंत में इन लगा के, जैसे माली मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, कहार कहारिन, सुनार सुनारिन, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन, लुहार लुहारनी, तेल तेलिन, नाई नाइन। आगे कुछ जाति तथा उपनाम सूचक शब्दों के अंत में आई लगाकर, जैसे ठाकुर ठकुराइन। कुछ जाति सूचक जो जाति का बोध कराते हैं। बाबू बबुआइन, चौबे चौबाइन, लाला ललायन, पंडित पंडिताइन, बनिया बनियाइन। शब्द के अंत में नी जोड़कर जाट जाटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, ऊंट उठनी, हंस हंसनी। आगे शब्द के अंत में आनी जोड़कर सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, मेहतर मेहतरानी, चौधरी चौधरानी, भव भवानी, रुद्र रुद्राणी। आगे अक्त को ईका बनाकर लेखक लेखिका, गायक गायिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, दर्शक दर्शक दर्शिका, याचक याचिका। वान को वती तथा मान को मती करके, जैसे बलवान बलवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, भगवान भगवती, पुत्रवान पुत्रवती। कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग के रूप में
स्त्रीलिंग में भिन्न रूप से प्रयोग होता है, जैसे पिता, माता। भाई के साथ भाभी का भी प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में, और भाई बहन दोनों ही संबंध का प्रयोग होता है। भैया, भाई, भाभी और भाई बहन। राजा, रानी, कवि, कवित्री, बहन, बहनोई, साधु, साध्वी। जो सन्यास ले लेता है पुरुष तो उसको साधु बोलते हैं, और जो महिला लेती है उसको साध्वी बोलते हैं, जो ऑरेंज कपड़े, साध्वी। ठीक है। मियाँ, बीबी, ससुर, सास। बैल, गाय, नर, मादा। नर पुरुष जाति का मतलब पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और मादा स्त्री के लिए। वीर, वीरांगना, सम्राट, साम्राज्ञी। ठीक, तो ये आपने पढ़े पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द।